हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएसटी गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में वैदिक काल का एक भाग जो है उत्तर वैदिक काल, इसे पढ़ने आए हैं। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हम सभी ने उत्तर पूर्व वैदिक काल को अच्छी तरह से समझकर पढ़ा है। उसी तरह आज दोस्तों उत्तर वैदिक काल भी हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में है दोस्तों। और पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के बीच था। 1000 बीसी के पास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। दोस्तों, जो पूर्व वैदिक काल में उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। उस समय केवल तांबा और टीन के प्रयोग धातु में कर रहे थे, लेकिन वो लोहे की अपेक्षा मजबूत उतनी नहीं होती थी। लोहा काफ़ी मजबूत धातु था। इसका प्रयोग न कि औजारों में बल्कि कृषि में भी होने लगा। तो कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्तर वैदिक काल से हुई। और कृषि दोस्तों दो प्रकार की होती थी, एक अधिशेष कृषि और एक होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब वो होता है जिसमें केवल खाने कितना ही उत्पादन किया जाए, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं, जो निर्वाह के लिए होती है। और अधिशेष कृषि वो होती है जो खाने के अतिरिक्त जो उसमें बचता है, जिसका उपयोग व्यापार एवं उद्योग में करते हैं, उसे अधिशेष कृषि कहते हैं। तो लोहे की खोज ने कृषि को काफ़ी प्रभावित किया और इनका उत्तर वैदिक काल के लोगों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण इनका दोस्तों जो है अर्थव्यवस्था प्रभावित हुए। तो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, जिसके कारण ये ज़्यादा कर देने लगे। तो कर अधिक पाने की वजह से राजव्यवस्था भी प्रभावित हुई। और राजव्यवस्था प्रभावित होने से समाज व्यवस्था भी प्रभावित हुई, क्योंकि राजा के पास अधिक कर आएगा तो अधिक शक्तिशाली होगा, जिससे अपने समाज की वो व्यवस्था को अच्छी करेगा। इसलिए राज व्यवस्था भी प्रभावित हुई। और राज व्यवस्था प्रभावित हुई तो दोस्तों धर्म व्यवस्था ही प्रभावित हुई। स्वाभाविक सी है दोस्तों, जब किसी के पास खाने के लिए अगर नहीं होगा तो वो धर्म माने पूजा पाठ और दान कैसे करेगा? अगर तुम्हारे पास अच्छा पैसा होगा तो तभी अच्छा दान करोगे, अच्छी पूजा करोगे। तो दोस्तों लोहे की खोज ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक काल के लोगों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे अर्थव्यवस्था पर बढ़ी, जिसके कारण राज व्यवस्था परिवर्तित हुई, समाज व्यवस्था परिवर्तित हुई और धर्म व्यवस्था भी परिवर्तित हुई। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो दोस्तों जैसे पूर्व वैदिक काल में हमने बताया था कि जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे वो कबीला बना कर रहते थे, कबीले को ही जन कहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो हुआ वो जन का आकार बड़ा हो गया। क्या दोस्तों? कबीले का आकार बड़ा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, जो भारत जन है और कुरु जन है मिलकर कुरु जनपद का रूप ले लिए। क्या? कुरु जनपद का रूप ले लिए। आप सभी सोचेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में कबीला किस रूप में परिवर्तित हुआ या जन किस रूप में परिवर्तित हुआ? तो वह जनपद के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं। राजा का महत्व दोस्तों जो है वो बढ़ा। राजा का महत्व बढ़ा। क्यों बढ़ा दोस्तों? क्योंकि उन्हें अच्छा कर मिलने लगा, जिससे उनके पास शक्ति अधिक होने लगी। इसलिए राजा का आकार महत्व बढ़ गया और उनके शक्ति में वृद्धि हुई। स्वाभाविक भी है, ज़्यादा रुपये आएंगे तो ज़्यादा ही शक्ति होंगी इनके पास। और राजा का पद जो हो गया दोस्तों वो वंशानुगत हो गया। मतलब एक ही परिवार के एक बेटे मतलब एक पिता का बेटा ही राजा बनेगा। पूर्व वैदिक काल में ऐसी रीत नहीं थी। जो कबीले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे ही राजा बनाया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जो राजा का पद है वो वंशानुगत हो गया। और इसके आगे देखते हैं दोस्तों, अगर इनका दोस्तों जो है राजा की शक्ति बढ़ने के कारण, जो पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा था सभा थी, समिति थी, विदत थे, गढ़ थे, इन सभी जो संस्था बनाई गई थी इनका महत्व कब हो गया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं दोस्तों, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं तो उनके अंडर जो करने वाले गृह मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री, ये सब होते हैं वो दोस्तों कम शक्तिशाली होते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर पड़ते हैं तो ये सब अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उसी प्रकार इसे समझ लेते हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो था वो राजा के पास सीमित था, उनके पास अधिक शक्ति नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ?
राजा को अधिक टैक्स मिलने से इनकी शक्ति में वृद्धि हुई, जिसके कारण राजा का महत्व बढ़ गया और जो सभा थी, समिति था, इनका महत्व क्या हुआ, कम हुआ। आप सभी से एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पूर्व वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी। क्या दोस्तों, पूर्व वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। रत्नीन की संख्या जो है दोस्तों वो बढ़कर 17 हो गई। पूर्व वैदिक काल में रत्नीन की संख्या कितनी थी, वो मुख्यतः 7 ही थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या 17 हो गई। रत्नीन किसे कहते हैं, तो राजा के साथ जो अधिकारी होते थे उन्हें ही रत्नीन कहते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं कर। जो उत्तर पूर्व वैदिक काल में था दोस्तों, कर की व्यवस्था जो थी वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, क्योंकि ये अधिक विकसित नहीं थे, इसलिए वे जब जिसके पास ज़्यादा धन होता था वो जो राजा था उसे कर देते थे अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये कर की व्यवस्था का विस्तार हुआ। अब स्वेच्छा से नहीं, अब नियमित कर लिया जाने लगा। और सेना अगर सेना की बात करें दोस्तों, सेना और न्याय की, तो अभी भी वो नियमित नहीं थी, लेकिन सेना की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ गई थी। हम दोस्तों इसलिए पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को रिलेट कर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को समझने में आसानी हो, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ जाए, इसलिए दोनों को हम एक कंबाइंड कर पढ़ा रहे हैं। क्या हुआ दोस्तों, सेना एवं न्याय का अभी भी पूर्णतः अस्थायी नहीं था, लेकिन सेना की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। एक बार दोस्तों रिक्वेल कर देते हैं, राजनीतिक जीवन क्या क्या था। राजनीतिक जीवन में यह था दोस्तों, जो जन था या कबीला था उसका आकार बड़ा हो गया, जिसके कारण जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें दोस्तों, वो भारत जन और कुरु जन मिलकर कुरु जनपद बना दिए। राजा का महत्व बढ़ा, उनके पास शक्ति बढ़ी, जिसके कारण समिति जो विदित थी इनका महत्व कम हुआ। राजा का पद वंशानुगत हो गया दोस्तों। ये सब और कर जो था दोस्तों, वो स्वेच्छा से न दिया जाने वाला कर, बल्कि अब नियमित कर लिया जाने लगा। और अभी लेकिन सेना अगर बात कर लें तो वो भी अभी पूर्णतः नियमित नहीं थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन में दोस्तों जो इनका परिवार था, वो जो समाज था वो भी अभी समतावादी ही था, लेकिन परिवार का आकार बड़ा हो गया। परिवार किस में परिवर्तित हो गया दोस्तों, वो ग्राम में परिवर्तित हो गया। ग्राम किस में परिवर्तित हो गया, वो विश्व में। और विश्व किस में परिवर्तित हो गया, वो जनपद में। लोहे की खोज ने परिवार का आकार बढ़ाया। परिवार किस में परिवर्तित हुआ, तो ग्राम में। ग्राम किस में परिवर्तित हुआ, विश्व में। और विश्व किस में परिवर्तित हुआ, वो जनपद में। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, वो जनपद है। उससे छोटा विश्व, उससे छोटा ग्राम, और उससे सबसे छोटा परिवार। आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटा इकाई कौन थी, तो वो परिवार थी, और सबसे बड़ा क्या था, वो जनपद था। अब वर्ण व्यवस्था की बात कर लें दोस्तों। वर्ण व्यवस्था जो थी दोस्तों, पहले की अपेक्षा बेकार हो चुकी है। पहले पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म आधारित थी। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप पंडित बन सकते थे। आप अगर बलवान हैं तो आप दोस्तों क्षत्रिय बन सकते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, अगर यहाँ पर जन्म आधारित कर्म व्यवस्था कर दी गई। अगर आप एक क्षत्रिय हैं तो आपका बेटा क्षत्रिय केवल हो सकता है। आप अगर एक पंडित हैं तो आपका बेटा केवल पंडित हो सकता है, ना कि आप अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है तो पंडित बन सकता है। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित कर्म व्यवस्था हो गई, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। और वर्णों को दोस्तों मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सबसे उच्च माना गया, उसके बाद क्षत्रिय को, उसके बाद शूद्र को, वैश्य को, उसके बाद शूद्र को दोस्तों मुख्यतः ये लोग मानते थे शूद्र का जन्म इन तीनों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई, तो उत्तर वैदिक काल में हुई। आश्रम की व्यवस्था किस काल में हुई, तो वो उत्तर वैदिक काल में हुई। मुख्यतः आश्रम को 4 भागों में बांटा गया था। एक ब्रह्मचर्य,
दोस्तों क्या ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो था वो 0 से 25 साल के बीच था। कितना? 0 से 25 साल के बीच था। इसमें दोस्तों क्या होता था, इसमें ज्ञान अर्जित किया जाता था। क्या? ज्ञान अर्जित किया जाता था। उसके बाद गृहस्थ, क्या दोस्तों? गृहस्थ जीवन था। गृहस्थ जीवन 25 से 50 साल के बीच था। इसमें क्या होता था, ये परिवार का पालन करने वाला यह अवस्था थी। उसके बाद वानप्रस्थ, जो 50 से 75 साल के बीच की आयु थी उसे वानप्रस्थ कहते थे। वानप्रस्थ में क्या होता था, आपको ज्ञान दूसरों को बांटना होता था। क्या दोस्तों? आपको ज्ञान दूसरों को बांटना होता था। उसके बाद आता है संन्यास। 75 से 100 साल के बीच में जो अवस्था थी उसे कहते हैं संन्यास का काल, संन्यास का अवस्था। इसमें क्या होता था, जो लोग था, जो व्यक्ति था, उसे संन्यास लेकर किसी वन में जाकर भक्ति करनी होती थी। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 4। कभी कभी आपसे आपसे कह दिया जाएगा कि इसे एक क्रम में सजाइए। तो सबसे पहला क्या दोस्तों? वो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरे पर है गृहस्थ जीवन, उसके बाद जो है दोस्तों वह है वानप्रस्थ, उसके बाद जो है संन्यास। ब्रह्मचर्य का जीवन काल कितना है समय? तो वो है 0 से 25 साल के बीच में, और गृहस्थ जीवन का वो है 25 से 50, वानप्रस्थ का 50 से 75, और संन्यास का जो था वो 75 से 100 साल के बीच था। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इन चारों आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन था, तो सबसे श्रेष्ठ आश्रम किसे माना गया है? तो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। अगर बात कर ले दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो स्त्रियों की स्थिति दोस्तों पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा इस समय उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, विदत तथा समित जो संस्था थी पूर्व वैदिक काल में, उसमें पहले स्त्रियां भाग ले सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि स्त्रियों को विदत तथा समिति में भाग लेने से मना कर दिया गया, अर्थात स्त्रियां इस संस्था में भाग नहीं ले सकती थी। और क्या हुआ, पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। पूर्व वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। और अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं कौन कौन थी, तो थे मैत्री, गार्गी, कात्यायनी, और ये जो थी ये विदुषी महिला थी। और अगर बात कर लें उस पूर्व वैदिक काल में कौन कौन थी, तो कपाला जो थी दोस्तों, और कात्यायनी जो थी, ये क्या थी, ये विदुषी महिला कहाँ की थी, वो पूर्व वैदिक काल की थी। अगर बात कर लें दास प्रथा और मनोरंजन, दास प्रथा मनोरंजन दोस्तों पूर्व वैदिक काल की तरह ही थी, बिल्कुल सेम थे। और अगर बात कर लें विवाह किस प्रकार का होता था उत्तर वैदिक काल में, तो विवाह जो होता था दोस्तों वो था अनुमोलन एवं अनुमोल एवं विलोम द्वारा होता था। अनुमोल में क्या होता था, वर पक्ष को श्रेष्ठ माना जाता था, और विलोम में क्या होता था दोस्तों, इसमें कन्या पक्ष को श्रेष्ठ माना जाता था। अगर दोस्तों आप सभी ने पूर्व वैदिक काल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। वैसे तो समझ में आएगा दोस्तों, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस से देखे रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा समझ में आएगा, आपका कोई भी एक डाउट नहीं बचेगा। तो दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।